हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान का भाग एक में आपको इतिहास दी गई है बच्चों। हमारा अतीत नाम है। इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे हमारा अतीत इतिहास का, यानी कि पेज नंबर 100 से, यानी पेज नंबर आपका 100 से 117 मिला लीजिए आप। पेज नंबर 100 से 117 तक हम देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखें और राइटिंग को मैनेज करें बच्चों। ठीक है, कई बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सर राइटिंग ठीक नहीं है, तो प्लीज़, अब राइटिंग के लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता ना, तो आप इस राइटिंग को मैनेज करें। अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करें कि खुद भी लिखें। ठीक है बच्चों, एकदम ही कॉपी ना करें। आइए बच्चों शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो अन्य सब्जेक्ट का सोल्यूशन भी देखें आप वहाँ से। पहला क्वेश्चन आपसे है, देखो पाठ का नाम क्या है, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अब पृथ्वी को जन्म लिए हुए, पृथ्वी के जितने भी पृथ्वी को दिन हो गए हैं, उन दिनों से लेकर आज तक, और इस पृथ्वी पर मानवों के आने से हजारों जो वर्ष बीत गए हैं, उनकी पड़ताल कैसे, आखिर जो इससे पिछला बीता हुआ समय है उसकी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है बच्चों, कैसे हमें इतिहास के बारे में जानने के लिए किस तरह से क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं, इस चैप्टर में हमको सब पता पड़ेगा। जैसे कि 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक, मतलब लगभग 1000 साल तक का समय है कि इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से पता चलता है। देखो, सिक्कों, शिलालेख, शिलालेख मतलब बच्चों क्या, जो चट्टानों पर खोद कर उत्कीर्ण किए जाते हैं, यानी बनाए जाते हैं अक्षर वगैरह, चित्र वगैरह, भवन निर्माण कला, ठीक है, और लिखित सामग्री से इन स्रोतों से जो है हमें जानकारी मिलती है। अतीत में विदेशी किसे कहा जाता है, तो बच्चों किसी जगह आने वाला अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, वो क्या है, वो विदेशी है। ठीक है, अभिलेखागार, अभिलेखागार क्या है, तो अभिलेखागार मतलब ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित करके रखा जाता है, मतलब सुरक्षित जमा करके रखा जाता है। पांडुलिपियां, पांडुलिपियां मतलब ऐसी लिपि जो हाथ से लिखी गई हो, ठीक है, वो पांडुलिपि है। ठीक है, इनको सुरक्षित करके रखा जाए, वहां एक अभिलेखागार, ठीक है, यानी स्टोर रूम होता है। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई, तो देखो बच्चों, एक समय अंतराल में एक ही मूल ग्रंथ का भिन्न प्रतिलिपि एवं एक दूसरे से अलग हो गई, जिससे इतिहासकारों को समझने में समस्या हुई। ठीक है, अगला देखते हैं पेज नंबर 101 क्या हो। पेज नंबर 101 आपका है, देखिए क्या है पेज नंबर 101। पहला क्वेश्चन है, 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए प्रमुख बदलाव के बारे में लिखें। तो देखो बच्चों, इस बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक बदलाव हुए। इस काल के 5 सामाजिक नियम क्या क्या हैं, तो देखो बच्चों, इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग एक सभा करवाती थी। इसे जाति पंचायत कहा जाता था। गांव पर मुखिया का शासन होता था। जातियों को गांव में रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। ठीक है, अगला है पर्यावास से क्या तात्पर्य है। देखो बच्चों, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए। देखो, अमीर खुसरो ने बताया कि इन भाषाओं के विपरीत भी एक भाषा संस्कृत है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 102। पेज नंबर 102 पे क्या दिया गया है, 9th क्वेश्चन है, इस काल में हुए धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखें। देखो, लोगों द्वारा दैविक आस्था का चलन था। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, मंदिरों का निर्माण, पुरोहितों का महत्व बढ़ा। इस काल में भक्ति आंदोलन का आरंभ भी हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है। तो देखो, 3 युगों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। किसने, अंग्रेज इतिहासकारों ने। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर 2 का नाम है नए राजा और उनके राज्य। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की। देखो, बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों को उन्होंने मान्यता प्रदान की। चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किया गया अनुष्ठान का विवरण लिखिए। देखो, जब यह अनुष्ठान किया जाता था ब्राह्मणों की सहायता से, तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी
क्षत्रिय के रूप में दोबारा छत्रित्व प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजाओं द्वारा एकत्रित संसाधन का उपयोग क्या किया जाता था। तो देखो, इन संसाधनों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था, इन हिस्सों को लगान मानकर भी वसूला जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया। तो देखो, शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों का उपयोग किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 104। तो नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर किस वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा और क्यों। तो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के बीच में जो है संघर्ष होता रहा। अगला है, गजनी के सुल्तान महमूद का नियंत्रण किन क्षेत्रों तक था। तो देखो, मध्य एशिया के भागों, ईरान उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चोल वंश द्वारा किस सत्ता प्राप्त की गई। तो देखो, उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयपाल ने 9वीं सदी के मध्य में मुद्दीरियारों को हराकर कब्जा जमाया। देखो बच्चों, आप पुस्तक को साथ में रखकर बैठें, जिससे जो आपको समझ में नहीं आए तो वो आप कम से कम उसमें से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषताएं लिखिए। देखो, चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की थीं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गईं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या विशेष व्यवस्था थी। तो देखो, जंगलों को काटकर कृषि योग्य बनाया गया, डेल्टा क्षेत्रों में बांध बनाए गए, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पर 105 पेज नंबर, चोलकालीन व्यवस्था की आपको मुख्य विशेषता बतानी है प्रशासन व्यवस्था की। तो देखो, ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी भूस्वामियों को अरयार प्रधान जो कहलाते थे जैसी उपलब्धियां दी गई, उपाधियां, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे गए। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब कंप्लीट हो गया है अपना कहाँ से कहाँ तक, पेज नंबर 105 तक। अब हम चलते हैं पेज नंबर 106 पर। चलो चलते हैं, पेज नंबर 6, पाठ का नाम है दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया गया है, देखिए बच्चों कि दिल्ली के सुल्तान के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। तो देखो, अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला है, रजिया के योग्य होते हुए भी सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया। तो रजिया सुल्तान थी ना, एक महिला थी, यही जो है उनकी खास दिक्कत थी, इसलिए उनको जो है दरबारी जन उनसे स्वतंत्र रूप से शासन करने से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उनको जो है हटा दिया गया। अगला है, दिल्ली सल्तनत की बाहरी सीमा का विस्तार किन शासक के अधिक हुआ। तो देखो बच्चों, दिल्ली सल्तनत की बाहरी सीमा का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद तुगलक के समय अधिक हुआ। ये 2 शासक जो थे उनने अधिक किया। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था। देखिए, तो दिल्ली के सुल्तानों और गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, सैनिकों की सेवा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस काल में इक्तदार या मुक्ति का क्या कार्य होता था। तो देखो, मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व विशेषताएं लिखिए। देखो बच्चों, खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य अपने नियंत्रण में ले लिए गए। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। ठीक है, स्थानीय सामंतों को। मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व तुगलक की क्या जो है किन बातों पर बल दिया गया। तो अलाउद्दीन का बल प्रतिरक्षा पर था और मोहम्मद तुगलक के द्वारा मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना पर बल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। तो देखो बच्चों, शेरशाह ने मुगल सम्राट को चुनौती देकर परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राज्यवंश स्थापित किया। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था क्यों असफल रही। तो देखो, दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे।
करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दुआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और सुल्तान को टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। ये जो है उसकी विफलता के कारण थे। अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। तो बच्चों अलाउद्दीन खिलजी की जो सैनिक व्यवस्था में क्या थी कि सैनिकों को वेतन देता था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और देखिए क्या है, सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया गया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से भी खरीदते थे। ये जो है उसने प्रक्रियाएं अपनाई। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो हमें मिलता है अध्याय क्रमांक 4, मुगल साम्राज्य। आपको पता है मुगल साम्राज्य के सबसे पहले जो मुगल शासक थे वो थे कौन, बाबर, ठीक है। और अफगानिस्तान से ये लोग आए थे, ठीक है, आए थे। तो फिर चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, मुगल कौन थे। तो देखो मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे, एक तो मंगोल वंश और दूसरा है तैमूर वंश। नेक्स्ट है बाबर द्वारा किस युद्ध में व कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया। तो 1504 के पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। मनसबदार से क्या आशय है। तो बच्चों मनसबदार शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जा गया जिन्हें कोई सरकारी पद मिलता था। अगला है अकबर की राजस्व व्यवस्था की संपेक्ष में वर्णन करें। तो देखो प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया, प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडल में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की सूची बनाई गई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर है 110। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है। तो बच्चों अकबरनामा में प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण जो अकबर ने निर्धारित किए थे उनका विस्तृत वर्णन मिलता है। अगला है अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था को विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों अकबर की प्रशासनिक विशेषताएं की इस तरह से हो जाएंगी कि साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार की कार्यों को निर्वाह करते थे, ठीक है। अगला क्या है जहांगीर की दरबार पर नूरजहां का क्या प्रभाव है बताइए। तो देखो नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। नूरजहां समय समय पर जहांगीर का सहयोग भी करती रही। अकबर के धर्म संबंधी विचार, मतलब क्या विचार थे उसके। तो देखो अकबर के विचार थे कि जो व्यक्ति विद्वान, धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है मनसबदार और जागीरदार में क्या भिन्नताएं थी। देखो बच्चों सरकारी पदाधिकारी व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था एवं जागीरदार राजस्व की वसूली किया करते थे। अगला है अकबर ने किन किन ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया। तो बच्चों महाभारत, रामायण, लीलावती और योग शिष्ट जैसे ग्रंथों का, संस्कृत ग्रंथों का उसने फारसी में अनुवाद कराया। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर और पेज नंबर है आपका 112। कहा गया है पेज नंबर 112 पर आपका नेक्स्ट चैप्टर है, पाठ का नाम है नगर व्यापारी और शिल्पीजन, ठीक है। तो आइए पहला प्रश्न क्या है, कांसा धातु किन किन धातुओं के मेल से बनती है। तो बच्चों जो कांसा होता है वो तांबा और टिन के मेल से बनता है जो घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कहाँ स्थित है। तो बच्चों जो मसूलीपट्टनम है ना वो आंध्र तट पर स्थित है, मतलब आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बीदर के शिल्पकार किन किन धातुओं की जड़ाई के काम करने के लिए प्रसिद्ध थे। तो बच्चों बीदर के जो शिल्पकार थे ना तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध थे। अगला है मंदिरों के आसपास नगर के विकसित होने का क्या कारण था। तो देखो बच्चों पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर पर ही निर्भर रहने लगे, अतः वे धीरे धीरे वहीं बस गए और नगर में बदल गए। अगला है हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य वर्णन कीजिए। तो देखो हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे। स्तंभों वाले विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर है 113। सूरत को पश्चिमी का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। तो देखो बच्चों सूरत ओरमुख की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार भी, इसीलिए उसे पश्चिम का
प्रवेश द्वार कहा जाता था। ठीक है, और भी ये एक हज की यात्रा के लिए जो लोग जाते थे तो वहीं से जो है रवाना होते थे। एक पॉइंट आप और भी जोड़ सकते हैं। शिल्पकार की पेशगी की प्रणाली पर काम करने का क्या आशय है? तो बच्चों, शिल्पकारों की पेशगी की प्रणाली पर काम करने का अर्थ था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पेशगी ली थी उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना था। ठीक है, अगला है 10वीं शताब्दी के अभिलेखों के अनुसार किन किन वस्तुओं पर कर लगाया जाता था? शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल और कपड़े पर लगाए जाते थे क्या? कर। ठीक है, यानी टैक्स। इस काल में काबुल की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? देखो बच्चों, काबुल राजनीतिक और काबुल एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान की अभी राजधानी है। तो काबुल राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रसिद्ध था। काबुल में घोड़ों का व्यापार होता था। काबुल में मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फलों का उत्पादन भी होता था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर है आपका 114 यानी 114। तो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि चोलकालीन कांस्य मूर्तियां किस प्रकार बनाई जाती थी? देखो बच्चों, चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त भौम तकनीकी से बनाई जाती थीं। सांचे में धातु भरकर चिकनी मिट्टी के आवरण से ढक दिया जाता था। धातु ठंडी होने पर आवरण हटा दिया जाता था। इस तरह से जो है आप और भी बड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, आप पेज नंबर 77 पर खोजेंगे तो आपको एक बॉक्स में जो है ये मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी लेसन पर, लेसन नंबर 10। पाठ का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उन परिस्थितियों को लिखिए जिस कारण मुगल साम्राज्य जो है कमजोर होता गया। देखो, 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मुगल साम्राज्य के सामने तरह तरह के संकट उत्पन्न हुए। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से उनकी कमर टूट गई और वो कमजोर हो गए। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ राज्यों के कितने समूह बनाए गए, उनके नाम भी लिखना है। देखो, मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा गया है। पहला है अवध, बंगाल और हैदराबाद, दूसरा है राजपूत प्रदेश और तीसरा है मराठा, सिख एवं जाट। थर्ड क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था, कहां से आया था? तो देखो बच्चों, 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, जो ईरान का शासक था, मतलब ईरान देश से आया था। चौथ और सरदेशमुखी से क्या आशय है? तो ये दोनों प्रक्रियाएं हैं कर वसूलने की, यानी टैक्स जमा करने की। जमींदारी द्वारा वसूला जाने वाला भू राजस्व का 25%, 25% मतलब 1/4 होता है, इसीलिए इसका नाम था चौथ। ठीक है, और सरदेशमुखी मतलब दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 to 10% हिस्सा सरदेशमुखी कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 116 है। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि अवध में शहादत खान द्वारा जमींदारों को किस प्रकार नियंत्रित किया गया? तो देखिए बच्चों, मुगलों द्वारा नियुक्ति जागीरदारों की संख्या में कटौती की गई और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया गया। खातों और लेखों की जांच की गई और राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूबेदार आसफ जहां दक्कन का शासक किस प्रकार बना? तो सूबेदार होने की वजह से उसके पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रव का फायदा उठाकर उसने सत्ता भी हथियाई और शासक भी बन गया। दल खालसा किसे कहते हैं? ये जो है सिख धर्म से संबंधित है। तो सिखों द्वारा संगठित जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाओं को दल खालसा कहलाई। किस प्रकार के कार्य करते थे? अब सेना थी तो ये लोग जो है अपनी बचाव रक्षा का काम करते थे। ठीक है, अच्छा, राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो देखो बच्चों, राखी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% हिस्सा लेकर उसके बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था, उनकी रक्षा की जाती थी। नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 117 कि मराठा प्रशासन का संक्षिप्त में वर्णन करें। तो देखिए बच्चों, जीते हुए राज्य में धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की जाती थी, कृषि को प्रोत्साहित किया जाता था और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया, जिससे सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? तो बच्चों, जाट राज्य के जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे वो थे पानीपत और बल्लभगढ़ शहर।
इस तरह से आपको जो इतिहास का जितना भी पोर्शन है, यानी जितना भी भाग है इतिहास का, तो वो तो होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ या भूगोल के साथ। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। टेक केयर।